हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि पढ़ाई जो है वो बढ़िया चल रही होगी। हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अपने कोर्स में लगा रहे हैं। जैसा कि हमने कहा था कि भाई जुलाई में अपन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवालों के हल लगा देंगे। एनसीईआरटी के 100% हल, 100% एनसीईआरटी बेस कोर्स पहले से ही आपके पास है। उसमें सारा बेसिक है, दुनिया भर के न्यूमेरिकल हैं, साथ साथ में नोट्स दिए जा रहे हैं। कुछ दे दिए हैं मैंने, कुछ मैं देने वाला हूँ आपको। नोट्स दोनों तरह का है, लिखा हुआ भी है मेरा और टाइप किया हुआ भी है। जो टाइप किया हुआ है वो थोड़ा आसान लेवल का है, जो मैं लिख रहा हूँ वो थोड़ा मुश्किल सा होता है। अब बात आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़रूरी है। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अंदर है ये चीज़। समझदारी को बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अति आवश्यक है। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देख लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं। दिए गए ग्राफ में केवल एक ग्राफ ऐसा है जिसमें समय अंतराल 0 से t, तो ध्यान रहे कि समय अंतराल 0 से t है, यानी समय 0 से शुरू होता है और कोई समय t तक वो चलता है के लिए औसत वेग एक उपयुक्त रूप से चुने गए समय t के लिए शून्य हो सकता है। यह कौन सा ग्राफ है। यानी 4 ग्राफ हैं आपके पास। 4 ग्राफ में आपको ये बताना है कि अगर टाइम को 0 से शुरू करूं अगर मैं टाइम को 0 से शुरू करूं और 0 से लेकर कहीं तक कोई टाइम लूं तो वेग शून्य होना चाहिए। वेग शून्य होने के लिए विस्थापन का शून्य होना ज़रूरी है, क्योंकि औसत वेग क्या होता है आप जान रहे हैं, विस्थापन बटे समय। तो कोई ऐसा ग्राफ ढूंढिए जो 0 से लेके किसी टाइम तक आपको विस्थापन शून्य बता रहा हो। चारों ग्राफ को देखकर अंदाज़ा लगाइए इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो लिखित हल है, लिखा हुआ, मेरे द्वारा लिखा हुआ, उसका पीडीएफ भी आपको अपने कोर्स में इसी वीडियो लेक्चर के साथ में मिलता है। और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हिंदी में आप देख रहे हैं, ये भी पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलती है। इंटरनेट से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर इसके उत्तर प्रश्न सब हैं। ओके, चलिए, तो कुल मिला के कंसेप्ट ये आ गया कि भाई 0 से विस्थापन किसी समय में शून्य होना चाहिए। तो उसके लिए एक शर्त हो सकती है, अगर हम देखें कि मान लीजिए ये विस्थापन है x और ये टाइम है t, सिंपल। तो 0 से किसी टाइम में ये शून्य होना चाहिए। तो 0 पर ये कहीं हो और 0 पर मान लीजिए यहाँ पर हो, ऐसे यूँ, तो देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये विस्थापन, ये पॉइंट जो है सेम है। तो ये टाइम मान लीजिए t हो गया, ठीक। तो इसमें ये शून्य हो सकता है 0 से 0 तक, ठीक। उसके अलावा कहीं भी किसी भी ऐसे ग्राफ में मान लीजिए ऐसा कोई ग्राफ हो यूँ, तो देखेंगे कि ये फिर वापस शून्य हो सकता है। ये मान लीजिए विस्थापन x और ये t। इसके अलावा कोई ऐसी और स्थिति नहीं बनती है। जैसे ऊपर बना रहे हैं पॉजिटिव में, वैसे नीचे भी बना सकते हैं, पर स्थिति यही है, शून्य इसी केस में हो सकता है। अब ये स्थिति किस ग्राफ में है, तो आप देख रहे हैं कि ये स्थिति जो दूसरे नंबर का ग्राफ है उसमें साफ साफ दिखाई दे रही है। ये है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो इन्होंने बनाया है वो कुछ इस तरीके से बनाया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ जो विस्थापन है, यहाँ से यहाँ तक अगर गति होती है, यहाँ से यहाँ तक अगर गति होती है, तो विस्थापन जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। तो विस्थापन कितना हो गया, शून्य। और समय कितना हो गया, t। औसत वेग कितना हो गया, शून्य। तो v औसत जो है वो कितना हो गया, वो हो गया 0/t, यानी 0। तो बात बेसिक क्लियर हो गई। चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या है ज़रा देख लेते हैं एक बार। एक एक सवाल पढ़ते जाएंगे, एक एक सवाल करते जाएंगे, ठीक है। ये आ गया दूसरा सवाल, इसको भी ज़रा एक बार पढ़ लीजिए। कितना बढ़िया सवाल है, कितना प्यारा सवाल है, ज़रा पढ़ के देखते हैं एक बार। ये कह रहा है कि एक लिफ्ट 8वीं मंजिल से नीचे आ रही है। एक लिफ्ट 8वीं मंजिल से नीचे आ रही है, ठीक, और चौथी मंजिल पर पहुंचने वाली है। यानी ये लिफ्ट चौथी मंजिल पे आके रुकेगी। 8वीं मंजिल से आ रही है, चौथी मंजिल पर ये आके रुकेगी, हम ऐसा मान सकते हैं। या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि ये चौथी मंजिल पर रुकेगी नहीं बल्कि नीचे की तरफ चलती रहेगी। दोनों ऑप्शन है हमारे पास, ठीक। इसके बाद यदि सभी राशियों के लिए भूतल को मूल बिंदु
तथा ऊपर की ओर धनात्मक दिशा लें तो निम्नलिखित में कौन सही है। यानी जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो ज़मीन जहाँ पर है, जहाँ पर भूतल है, वहाँ पर क्या ले लें, 0 0 ले लें, और ऊपर की तरफ की सभी दिशाएं पॉजिटिव ले लें, तो कुल मिला के 8वीं मंजिल से चौथी मंजिल पे, चौथी मंजिल से ज़मीन की तरफ बढ़ रही है, तो ये मान सकते हैं कि भाई ये जो है ये भूतल है। कॉन्सेप्ट को समझना है, यहाँ कुछ जल्दी नहीं है। एनसीईआरटी के सवालों में कभी जल्दी मत करना, आराम से पढ़ना, ठीक। तो कुल मिला के यहाँ से ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है ऐसे, ये मान लीजिए चौथी मंजिल है, 4th फ्लोर लिख देते हैं, चौथी मंजिल, और ये है 8th फ्लोर, और लिफ्ट कहीं बीच में है, ये रही तुम्हारी लिफ्ट, और ये नीचे की तरफ आ रही है, ये है लिफ्ट। ये लिख दिया मैंने हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, ठीक। यहाँ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ कह रहे हैं जी x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ 0 0 मानना है, यानी ऊपर की तरफ जो बढ़ रहा है वो पॉजिटिव लेना है आपको। तो जाहिर सी बात है कि जब तक लिफ्ट ऊपर है ज़मीन से, तो x का मान पॉजिटिव ही होगा, चाहे लिफ्ट यहाँ कहीं भी चलती रहे इधर उधर। तो देखा जाए तो ज़मीन से तो ऊपर ही है, ज़मीन से ऊपर तो x कैसा होना है, ज़मीन से ऊपर x पॉजिटिव ही होना है। तो कुल मिला के ये बात पक्की हो गई कि x 0 से बड़ा ही होगा। उसके बाद चूँकि ये लिफ्ट नीचे आ रही है, तो इसका वेग कैसा होगा, नीचे की तरफ वेग कैसा होगा, वेग होगा इसका ऋणात्मक, क्योंकि दिशा लगानी है, लिफ्ट नीचे आ रही है, इसका मतलब वेग 0 से छोटा होगा। उसके बाद अगर ये लिफ्ट नंबर 4 पर रुकती है, मान लीजिए अगर ये लिफ्ट नंबर 4 पर रुकती है, इसका मतलब लिफ्ट पर ब्रेक लगेगा। नंबर 4 की तरफ चल रही है, नंबर 4 पर रुकेगी, इसका मतलब लिफ्ट पर ब्रेक लगेगा। तो लिफ्ट पर ब्रेक लगेगा तो गति की दिशा का उल्टा लगेगा, तभी ये रुक पाएगी। तो इसका मतलब इस पर जो ए लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, यानी ए 0 से बड़ा। तो ज़रा ध्यान से देखिए किस ऑप्शन में ये तीनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पक्का करके देखिए किस ऑप्शन में तीनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। x 0 से बड़ा, v 0 से छोटा, अब यहाँ पर जो x है वो 0 से बड़ा, ठीक। अगर मैं इस x को विस्थापन कर दूँ, मैं कहूँ कि x आप विस्थापन है, पक्का x क्या है, विस्थापन है, ठीक। तो क्या होगा, विस्थापन किधर को है, विस्थापन इसका नीचे की तरफ को है, तो नीचे की तरफ कैसा हो जाएगा विस्थापन, x माइनस का हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी अगर x को मैं यहाँ का निर्देशांक मानूँ ऐसे, ध्यान रहे, तो निर्देशांक कैसा है, पॉजिटिव है, निर्देशांक कैसा है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर x को विस्थापन मानूँ तो नीचे की तरफ है, इसका मतलब विस्थापन भी नेगेटिव है। तो कुल मिलाकर अगर x को विस्थापन मान लूँ तो ये निशान यूँ घूम जाएगा, विस्थापन नीचे की तरफ, वेग नीचे की तरफ, ब्रेक लगेगा a 0 से बड़ा, ठीक। तो कुल मिला के ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक ऑप्शन दिख रहा है आपको a, विकल्प a में देखिए, इस वाले विकल्प में ये चीज़ें मिलेंगी। अब क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन है जो x को स्थिति माने, यानी ऐसा उल्टा करके देखूं, जैसा कि मैंने पहले बताया, क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन है, x 0 से बड़ा, v 0 से छोटा, a 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा, v 0 से छोटा, a 0, x 0 से बड़ा, v 0 से छोटा, a 0 से बड़ा। एक ऑप्शन ऐसा है c, एक ऑप्शन ऐसा और है c, ठीक। तो x क्या है, जब तक ये पता ना लगे कि x क्या है, x स्थिति है या उसका विस्थापन है। यदि x विस्थापन है तो ऑप्शन a सही है, और अगर यदि x स्थिति है तो ऑप्शन c सही है। ओके, डन। अगले सवाल पे चलिए। शाबाश, क्वेश्चन करते जाइए बच्चों, प्यार से पढ़ते जाइए। जहाँ जहाँ जो जो समस्याएं हैं, भाषा में जहाँ जहाँ त्रुटि आ रही है, वहीं वहीं पे हम देख के चल रहे हैं। चलिए आगे चलिए, अगला सवाल पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया तुम्हारी स्क्रीन पे, बड़े प्यार से पढ़ो इसको, ठीक है, पढ़ो। कह रहा जी एक विमीय गति में, देखो मुझे मैंने लैपटॉप पे लगा रखा है प्रॉपर, और जो इसके आंसर हैं, ये आंसर लैपटॉप में, मोबाइल में PDF में खुले हुए हैं, ठीक। तो आंसर भी रखे हैं, सवाल भी रखे हैं, ठीक। टेक्निक सारी चीज़ें अवेलेबल हैं,
ओके। तो एक विमीय गति में, एक विमीय गति का मतलब एक रेखा में गति, एक रेखा में आना जाना, ठीक। तात्क्षणिक चाल के लिए, तात्क्षणिक चाल का मतलब किसी समय पर चाल, औसत चाल नहीं बल्कि किसी समय पर चाल, जिसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी जो वेग होता है तात्कालिक वेग जो होता है उसकी दिशा को हटा दें तो क्या बन जाती है, चाल बन जाती है, ठीक। जीरो वी नॉट, यानी कोई वैल्यू है वी नॉट की, जीरो से लेके वी नॉट के बीच में वी है किसी एक गति के मोशन में, आना जाना हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आना जाना हो सकता है, यानी हो सकता है आ रहा हो सकता है जा रहा हो। बात चाल की हो रही है, वेग की नहीं हो रही है। सवाल को जरा पढ़ लें, एक विमीय गति में, क्योंकि यहाँ सवाल को ही समझ लेना बहुत बड़ी बात है, सवाल में ही भाषा उलझी हुई है। एनसीईआरटी एग्जाम पर आपकी सवाल की भाषा को ठीक कर देती है, सवाल में आपको नहीं फंसाया जा सकेगा अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम पर के सवाल किए तो। चलिए, एक विमीय गति में तात्क्षणिक चाल के लिए शर्त जीरो वी नॉट पूरी होती है, यानी कोई चाल का कोई मान है जो वी नॉट तक होता है जीरो से, यानी वेग इधर उधर हो सकता है, वेग प्लस माइनस हो सकता है, वेग पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी आना भी हो सकता है जाना भी हो सकता है, ठीक। तो टी समय में विस्थापन का मान कभी ऋणात्मक नहीं होगा, टी समय में विस्थापन का मान कभी ऋणात्मक नहीं होगा, पहला सवाल है। विस्थापन का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता, ये कोई ज़रूरी शर्त नहीं है, क्योंकि मेरे पास दो समीकरण होते हैं जो आने जाने को बताते हैं, जिसमें विस्थापन पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूँ S = ut + ½ at², मैं ये समीकरण भी लिख सकता हूँ, और बच्चों मैं एक और लिख सकता हूँ, ये S1 ये S2 मैं लिख सकता हूँ ut - ½ at², तो कोई बुराई नहीं है। अगर मैं इन दोनों समीकरणों पर देखूँ तो विस्थापन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, वेग पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और चाल ज़्यादा कम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं दोनों में। तो नहीं, पहली बात में कोई दम नहीं है, जो पहला कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट में कोई दम नहीं है। इसके बाद चलते हैं आगे। टी समय में विस्थापन x के लिए -v0t होता है, कि कोई समय है t, उसमें विस्थापन प्लस माइनस के बीच में उसकी कोई वैल्यू होती है। तो मान लीजिए हम लगाते हैं अधिकतम चाल v0 लगाते हैं, और यहाँ पर लेते हैं कि भाई कण की अधिकतम चाल v0 है, ठीक। कोई कण v0 तक जाता है, v0 तक आता है, इस तरीके से। तो अगर हम वेग का समीकरण लिख लेते हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक है, वेग का समीकरण लिख लेते हैं, तो वेग के समीकरण को देख के हम समझ लेते हैं कि चक्कर क्या है। तो मान लीजिए वेग में हम दो बातें लिख सकते हैं, एक है वेग v1 v0 - at ऐसे, और एक ये भी लिख सकते हैं v2 0 + at, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस 0 से चला, 80 में इतनी चाल आ जाएगी, और मान लीजिए v0 से चल रहा होगा, ब्रेक मारा उस पर तो इतनी हो जाएगी, ये भी हो सकता है, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को ही अगर मैं देखूं, इन दोनों से अगर मैं t की बात करूं, तो t जो है अगर यहाँ से निकाल लूँ, इसे फाइनल को 0 कर दूँ, इसको निकाल लूँ t, और रोक दूँ कण को v1 = 0, तो t आता है मेरे पास v0/a। और अगर ये t विस्थापन में लगा के देखूँ इस वाले में, इसमें कि मैंने माइनस लगाया है, तो इसमें S2 होता है मेरे पास v0t/2, ठीक। यानी विस्थापन v0t/2 तक जा सकता है पीछे, जब तक कण रुक जाएगा, क्योंकि कण वहाँ पे रुक जाएगा, उसका वेग 0 हो जाएगा। और अगर प्लस की तरफ जा रहा है तो कुछ भी हो सकता है, प्लस की तरफ जा रहा है तो कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक चीज़ आ रही है कि साहब जो विस्थापन है वो -v0t से v0t तक होगा किसी समय t में। तो ये जो चीज़ आ रही है ये वाली, ठीक, इसकी बात हो रही है। अगर मैं इसकी बात करूं और इस पे लगा भी दूं इसको 0 से, तो भी इससे कम ही आएगा ये। भाई मान लो मैं इस समीकरण को लागू कर दूं ऐसे, v2 के हिसाब से देख लूं तो S2 कितना आएगा, ठीक। ये हमने निकाला था S1, है ना, S1, ओके, S1 की बात हुई थी इसमें, इस वाले के अनुसार था, ठीक। अब दूसरे वाले के अनुसार देख रहा हूँ, S2 क्या है, 0t + S1, नहीं ये तो प्लस वाले में तो S1 है ना, हाँ, और देखो उल्टा हो जाता है कई बार, S2, ठीक है, स्टॉक है, माइनस वाला S2 में ही था, 0t + ½ at²। तो at कितना है, v0 कोई भी टाइम, इतना ही टाइम ले लें मान लीजिए a, तो ये जो है
या इसको ए की वैल्यू लिख दूँ, मैं ए की वैल्यू लिख दूँ वी नॉट बाई टी, और ये इसको टी स्क्वायर कर दूँ, तो ये भी 1/2 वी नॉट टी से ज़्यादा नहीं आने वाला। यानी अगर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग जाऊँ तो भी वी नॉट टी से ज़्यादा नहीं जा सकता मैं टी में, और अगर एस इक्वल टू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर की तरफ जाऊँ तब भी मैं वी नॉट टी से ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा मान इतना ही आता है। क्योंकि इसमें जो फैक्टर है, ये जो गुणनखंड है हाफ ए टी स्क्वायर, ये हाफ कर देता है। तो कुल मिला के मैं किसी भी तरीके से ये गति यहाँ इस विस्थापन के बाहर करा ही नहीं सकता, क्योंकि गति जो हो रही है वो हो रही है माइनस वी नॉट टी बाई टू एक्स और वी नॉट टी बाई टू के अंदर हो रही है गति, अगर देखा जाए तो, और इन समीकरणों के अनुसार हो रही है। चाहे ए प्लस में ले लूँ, चाहे ए माइनस में ले लूँ, चाहे प्रारंभिक चाल वी नॉट ले लूँ, प्रारंभिक चाल वी नॉट ली, चाहे उसको 0 ले लूँ, दोनों केस में विस्थापन यही बन रहा है। तो कुल मिला के इसमें आप देख रहे हैं कि समय टी में, बी ऑप्शन में देखे ज़रा, टी समय में विस्थापन माइनस वी नॉट टी तक होता है, इससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं। ठीक, ओके, डन। चलिए, थोड़ा कन्फ्यूजन था, आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं, शाबाश। तो बड़ा आसान सवाल है, आपने बहुत बार किया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई उलझन नहीं है, कई बार आपने पढ़ा होगा, किया होगा, और कई लोगों ने, आपने जो है किताबों में भी लिखा है, और बड़ा सिंपल सा सवाल है, एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में भी है ये सवाल, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। ज़रा देखिए ज़रा क्या कह रहा है सवाल में, क्या कह रहा है कि एक वाहन अभी एल, आधी एल को V1 से बाकी आधी को V2 से तय करता है, इसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल का फॉर्मूला तुम जानते हो, बता दो मुझे फटाफट, औसत चाल क्या होती है। तो लिखते हैं V औसत, क्या होती है ज़रा बताओ। ये होती है कुल दूरी बटे कुल समय, शाबाश। तो कुल दूरी 2 भागों में तय हुई है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से चला है यहाँ पे गया है बी पे, ये हुई एल, और फिर बी से कहीं और गया है पॉइंट सी पे, ये भी एल है। ये कुल दूरी है, वो रोड है, कोई सड़क है। यहाँ पर जो चल रही है वो रही है V1, यहाँ पर चल रही है वो रही है V2। यहाँ का समय कितना आएगा T1, यहाँ की दूरी है L, यहाँ का समय L बटे V1। यहाँ की दूरी क्या है L, यहाँ का V2, यहाँ का समय मान लिया T2, ये हो जाएगा L बटे V2। दैट इज सिंपल। कुल दूरी कितनी हुई L प्लस L, ओके, और कुल समय कितना हुआ T1 प्लस T2। तो हो गया बच्चों तुम्हारा सवाल, L प्लस L T1 प्लस T2, कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये ऊपर हो गया 2L, नीचे कितना आ गया बच्चों, नीचे आ गया ये वाला समय। T1 प्लस T2 के मान क्या हैं, L बाई V1 प्लस L बाई V2, ओके। तो कितना आ गया 2L, और ऊपर आ गया V1 V2, नीचे आ गया V1 प्लस V2, और एक L भी नीचे कॉमन आ गया, L से L को काट पीट दिया, तो ये आ गया 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2। दिस इज द उत्तर। ज़रा मिला लो फटाफट, कहाँ पर है उत्तर, मिला लो, कोई टेंशन नहीं है, फटाफट देखो। पक्का? तो ये उत्तर तुम्हें नज़र आ रहा है ऑप्शन सी में, विकल्प सी में तुम्हें ये उत्तर नज़र आ रहा है। शाबाश, आगे बढ़ते जाओ बच्चों फटाफट। थोड़ी रफ्तार बढ़ा लो, हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा लो, अब तो समझ में आ रहा है मामला। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया तुम्हारी स्क्रीन पे, इसको पढ़ो, मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ आपका, है, शाबाश, ओके। पढ़िए, ईमानदारी से बैठिए, पढ़िए शांति से, क्वाइट माइंड, बिल्कुल क्वाइट माइंड, आराम से पढ़ना है, बिल्कुल प्यार से। जितना आराम से पढ़ेंगे उतना फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। जितना आराम से पढ़ा जाता है उतना तेज़ी से आता है परीक्षा के अंदर दिमाग में से निकल के। दिमाग में चीज़ें जितनी आराम से रखी जाती हैं उतनी तेज़ी से बाहर निकल के आती हैं। दिमाग में चीज़ें जितनी तेज़ी से भरी जाती हैं उतनी देर में बाहर आती हैं। तो पढ़ने में आराम रहे, शांति रहे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कण का विस्थापन इतना निरूपित करता है जहाँ x मीटर में है इतने इतने, तो उत्तर में लिखा है कि 4 सेकंड पर, उत्तर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 4 सेकंड पर कण का विस्थापन क्या होगा। ये सवाल में छपा नहीं है, इंग्लिश वाली एग्जाम्पल में ये है, तो आपको बताना है कि 4 सेकंड पे कण का विस्थापन क्या होगा। ठीक, ये बताना है। और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें, दूरी पूछ सकता है, एक चीज़ होती है दूरी कितनी होती है, विस्थापन दूरी, 2 सवाल होते हैं, तो मैं दोनों करके बताऊंगा आपको।
सवाल में दो चीज़ें होती हैं, एक दूरी होती है, एक विस्थापन होता है। कहता है कण जब पहली बार रुकेगा तो उसकी दूरी कितनी होगी, 0 से पहली बार रुकने तक की दूरी। ठीक, तो लिख देंगे t बराबर 4 सेकंड पर विस्थापन। ये पहला सवाल है, ये निकाल लेते हैं। ठीक, तो विस्थापन क्या होता है हम जानते हैं, विस्थापन सीधा x 0 से 4 लगाना है अपने को। ठीक, तो 4 सेकंड पर जो विस्थापन है 0 t बराबर 0 पर स्थिति x की वैल्यू है ना, ये देखेंगे तो t कितना हो गया, t माइनस 2 है तो लगा दो इसमें वैल्यू, तो ये हो गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 मीटर। ये स्थिति है, 4 मीटर क्या है बेटा, ये स्थिति है, ये विस्थापन नहीं है, ये x है। विस्थापन होता है डेल्टा x, ध्यान रखना। ठीक, अब अगर मैं विस्थापन निकालूं 0 से 4 सेकंड का, तो पहले x में 0 डालूंगा, ये कितना आएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये 4 मीटर आएगा। और अगर अब x 4 निकालूंगा तो कितना आएगा, ये भी 4 मीटर आएगा। ठीक, तो विस्थापन कितना आ गया, विस्थापन डेल्टा x समय t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकंड तक। तो उत्तर कितना आ रहा है जरा देख के बताइए एक बार, डेल्टा x ये आ रहा है 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, तो कुल मिला के ये विस्थापन इस तरीके से निकलता है। तो यहाँ पर यह 4 मीटर दूरी की बात करते हैं कि भाई जब पहली बार रुका तो कितनी दूरी चलेगा। तो ये कंसेप्ट थोड़ा टेढ़ा होता है, इसको ज़रा ठीक करते हैं। चलिए, तो हमने देखा कि भाई x जो है वो है t माइनस टो का वर्ग। ये वर्ग खोल लेते हैं, ये वर्ग जो है खोल लेते हैं। x बराबर t का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t, तो ये x हो गया तुम्हारा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, और v यानी dx बाई dt निकालना होता है बच्चों। ये हो जाएगा अवकलन 2t हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा माइनस 4, और ये v जो है पहली बार जब 0 हुआ तो हो जाएगा 2t माइनस 4, तो 2t माइनस 4 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में जाके रुका, यानी जब गति शुरू हुई थी t बराबर 0 से, तब 2 सेकेंड पे जाके रुक गया। ठीक, ये 2 सेकेंड दिखा नहीं है, ये लो इस समीकरण के हिसाब से लिख रहा हूँ बेटा, t बराबर 2 सेकेंड। ओके, फिर नहीं दिखा, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, लो t बराबर 2 सेकेंड। ओके, पक्का। तो कुल मिला के 2 सेकंड में, 0 से 2 सेकंड में दूरी, तो हम लिखते हैं t1 बराबर 0 से t2 बराबर 2 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी। शाबाश। तो ये दूरी निकालने के लिए वेग के समीकरण की आवश्यकता पड़ती है, इसकी नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये तो विस्थापन बताती है। स्थिति में परिवर्तन क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन दूरी नहीं होती है, स्थिति में परिवर्तन आप जानते हैं विस्थापन होता है। दूरी का मतलब होता है, हो सकता है आना जाना हो गया हो, आ गया हो, चला गया हो, तो देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के 2 सेकंड में, 0 से 2 सेकंड में दूरी निकाल रहे हैं अपन, क्योंकि 2 सेकंड पे वेग एक बार को 0 हुआ है। ठीक, तो कुल मिला के अब देखें 2 सेकंड की दूरी, तो उसके लिए हमें इस वेग के समीकरण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो वेग का समीकरण है, तो ठीक है, वेग का समीकरण पकड़ लेते हैं। तो वेग का समीकरण क्या है, वेग का समीकरण ये रहा सर, 2t माइनस 4, और इसी पे अपन कंसेप्ट लगाते हैं अपना बढ़िया वाला, ये है v, और इस ग्राफ को बना देते हैं 0 से 2 सेकंड तक। तो ये हो गया 1 सेकंड, ये हो गया 2 सेकंड, 0 डाल देते हैं टाइम, तो कितना -4, तो ये हो गया -2, ये हो गया -4, बस ये लो, और ये हो गया 2, ये हो गया 4, फटाफट। तो -4 से चलें, ठीक, और कितने पे, 2 सेकंड पे 0, 2 सेकंड पे 0, तो ये आ गया 0, ये लो। तो ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या बताता है, दूरी बताता है, इसका क्षेत्रफल दूरी बताता है। तो कितनी दूरी आ रही देखो, ठीक, ये दूरी कितनी हो जाएगी, इस त्रिभुज की क्या है, ये ऊंचाई क्या है, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है बताओ, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। ठीक, इस त्रिभुज की ऊंचाई है 4, ये लो, और त्रिभुज का फॉर्मूला 1/2,
और इस त्रिभुज का ये आधार क्या मानोगे, 2 सेकंड, ये लो, तो कुल मिला के ये आ गया 4 मीटर। ठीक, तो जब पहली बार रुका तब कितनी दूरी चला, 4 मीटर। ठीक, पहले 4 सेकंड में कितना विस्थापन है, 0। 4 सेकंड पे कितने मीटर पे है, 4 मीटर। तो सारे सवाल आ गए। तो पहले सवाल में, जो पहले ऑप्शन में आप देख रहे हैं ए में, तो ये ज़्यादातर जो चीज़ आ रही है निकल के कि सवाल क्या है, तो उसका पहला ही आंसर बन रहा है 4 मीटर। 4 सेकंड पे कितने मीटर पे है, 4 में। दूरी कितनी है 2 सेकंड में, जब पहली बार रुका 4 मीटर। तो ये 2 सवाल बनते हैं। ठीक, बाकी सारी चीज़ें मैंने निकाल के दिखाई हैं, सब कुछ क्लियरली मैंने निकाल के दिखा दिया है। ओके, यू नो कि अगर आप एनसीईआरटी एग्ज़ाम पर पहली बार देख रहे हैं तो ये फ़ायदा नहीं है इसको देखने में, वो मैं बता दूं आपको। कुछ लोग, कहीं वीडियो मिल जाती है कई बार, तो कुछ लोग देख लेते हैं, सोचते हैं ये तो पढ़ाई चल रही है, तो कुछ नहीं हो रहा है बेटा, ये पहली बार देखने की चीज़ नहीं है। तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में पढ़ना होता है। ठीक, तो बाद की चीज़ है ये इसको बाद में पढ़ना होता है ना, ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास 5, चलिए 6 निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आप सवाल पढ़िए, मैं इसको बोर्ड को साफ करता हूँ आपका, है ना, शाबाश। क्या सवाल है, जरा मिलजुल के पढ़ते हैं एक बार इसको। किसी मेट्रो स्टेशन पर कोई लड़की, एक लड़का भी तो लिख सकते थे ये लोग, मतलब जहाँ भी उदाहरण दोगे वहाँ लड़की लड़का, लड़का लिख सकते थे। किसी मेट्रो स्टेशन पर एक लड़का, कोई बात नहीं, लड़की लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। हमारी बच्चियाँ, हमारी बिटिया भी तो पढ़ती हैं ना, दैट इज कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लड़का भी लिख सकते थे। चलिए खैर, किसी मेट्रो स्टेशन पर कोई लड़की एक रुके हुए एस्केलेटर, एस्केलेटर मतलब वो जो चल के जाती है सीढ़ियाँ, चलने वाली सीढ़ियाँ होती है ना वो, पर T1 सेकंड में ऊपर चढ़ती है। यदि वह एस्केलेटर पर खड़ी रहे तो T2 में चली जाती है, उसको ऊपर एस्केलेटर ले जाती है, एस्केलेटर चलती है तो T2 में। यदि वह खुद चले, एस्केलेटर भी चले, तो कितने समय में वह पहुंचेगी। तो बड़ा छोटा सा, बड़ा सिंपल सा, नन्ना सा मुन्ना सा सवाल है। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि मान लीजिए ये एस्केलेटर है, ठीक, ये आपका एस्केलेटर है, और इस एस्केलेटर पे लड़की जो है खड़ी है ऐसे, ओके, और ये एस्केलेटर जो है जिस पे ये लड़की चढ़ के जाने वाली थी, लड़की इस पे एक्चुअली इसलिए बैठ गई थी बेचारी कि भाई ये चलेगा और हम इस पे बैठ जाएंगे, ये हमें लेके जाएगा। लेकिन बिजली भग गई, अब बिजली चली गई तो एस्केलेटर रुक गया। तो लड़की जो है, ये दूरी, जितनी दूरी पर लड़की को चलना था, ये मान ली हमने L, तो लड़की बेचारी इस पर चढ़ के गई। ठीक, और टाइम कितना ले लिया यहाँ पे, T1। तो T1 कितना हो गया, L/V1। V1 हो गई लड़की की चाल, ये हो गई L/T1। ये है पहला, यानी केस नंबर 1 हो गया बेटा, ये पहली चीज़ हो गई है। अगली बार, अगले दिन फिर लड़की आई, लड़की ने देखा यार इस बार तो बिजली आई हुई है ना, फिर किया इसने, तो फिर वही कहानी आई थोड़ी सी। इस बार कहानी थोड़ी बदली हुई थी। इस बार लड़की जो है इस पर गई, बैठी, और ये जो दूरी थी L, ये लड़की इस बार चली नहीं, बैठ गई पलथी मार के। देखो इस बार लड़की को बिठा दिया हमने, बैठो बेटा आराम से, इस बार तो बिजली आ रखी है, तुम्हें खुद लेके जाएगा। तो कुल मिला के ये एस्केलेटर चल रहा है इस बार ऐसे। क्या मान ले इसकी चाल, V2, और टाइम कितना लग गया यहाँ पे, T2। तो टाइम कितना होगा, L/V2, ये जो, ठीक है, ये टाइम है। तो यहाँ से V2 मिल गया तुम्हें। एस्केलेटर की चाल क्या होगी, L/T2, ये रहा। यानी इस बार लड़की की चाल मिली, एक बार एस्केलेटर की चाल मिली। लड़की फिर आई तीसरे दिन फिर कुछ लड़की को काम था ज़रूरी, उसने देखा यार एस्केलेटर तो चल रहा है, एस्केलेटर जो है वो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, घूम रही है बेल्ट, ठीक। तो लड़की साहब इस पर बैठी नहीं साहब, लड़की इस पर आगे को चली, और एस्केलेटर भी चला, दोनों चले। लड़की चली V1 से, एस्केलेटर चला V2 से, और दूरी तय हुई L, टाइम लगा T, ठीक। तो कुल दूरी, अब इस बार चाल ज़्यादा है,
एस्केलेटर भी चल रहा है, लड़की भी चल रही है, तो जुड़ जाएगी चाल, ऐड हो जाएगी। ठीक, तो कुल मिला के V1 प्लस V2। तो इस बार जो टाइम लगा वो कितना लगा, इस बार जो टाइम लगा वो लगा L। V1 का वैल्यू कितना आ रहा है, पहले केस में जाओ जरा, L/T1। ठीक, तो ये रहा L/T1, छोटा t लिख रहे हैं, छोटा t लिखेंगे T1, और दूसरे वाले में L/T2। ये क्या है, V2 का मान है, ये रहा। ठीक, तो हो गया हलवा। अब क्या प्रॉब्लम है, ये आ गया, देखो उत्तर आ गया T1 T2/T1 प्लस T2, क्योंकि L कट जाएगा, जो L है ऊपर नीचे से कॉमन लेके कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के जरा उत्तर देखो कहाँ नजर आ रहा है, उत्तर आ रहा है ऑप्शन सी में, ये लो, ऑप्शन सी डन हो गया, शाबाश। चलते जाओ, करते जाओ, पढ़ते जाओ, लगे रहो बच्चों। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए आ गया 7 नंबर स्क्रीन पे, सवाल पढ़िए, मैं मिटा देता हूँ बोर्ड। ओके, क्या कह रहा भाई साथ में, किसी कण की सरल रेखा में गति का विवरण देने के लिए, किसी कण की सरल रेखा में गति को बताने के लिए एक ग्राफ है हमारे पास। ठीक, b के साथ राशि a में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ नीचे दिखाया गया है। राशि b समय निरूपित कर सकती है, तो समय तो कोई भी निरूपित कर सकता है यार, समय इधर खींच लो इधर खींच लो, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, किसी भी अक्ष पे आप समय ले सकते हो। यदि गति एक समान हो तो राशि a वेग है, यदि गति एक समान हो तो वेग a नहीं हो सकता, क्योंकि वेग a पे जो ग्राफ है a की तरफ वो बढ़ रहा है, ज़रा देखिए ग्राफ में, तो यानी कि b में गड़बड़ है, b नहीं होने का। यदि गति एक समान हो तो राशि a विस्थापन है, गति एक समान हो तो राशि a विस्थापन हो सकता है, क्योंकि विस्थापन समय के साथ बढ़ रहा है और सरल रेखा में बढ़ रहा है, तो वेग एक समान हो रहा है। वेग एक समान है तो गति एक समान है, इसका मतलब c हो सकता है। यदि गति एक समान त्वरित है तो a वेग है, गति एक समान त्वरित है तो a वेग है। ठीक, तो कुल मिला के A C D तीनों बात सही हैं, तीनों बातें सही हैं, तीनों उत्तर सही हैं। जरा एक बार फिर कंफर्म कर लें एक सेकंड के लिए। मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे विस्थापन, शाबाश, और यहाँ लिखता हूँ समय। ठीक, तो ये जो ग्राफ है ये, इसका मतलब है वेग अचर है, पक्की बात है, तो जानते हो अचर वेग का होता है ग्राफ, पक्की बात है। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर एक जवाब है, क्या कह रहा है, यदि गति एक समान हो तो a राशि विस्थापन है, यानी गति अगर एक समान हो, इधर a लिखा हुआ है इधर b लिखा हुआ है, विस्थापन है, यानी ये बात कन्फर्म है। अब दूसरा तेरे, यदि गति एक समान त्वरित है तो वे वेग है। अब इसको वेग कर देते हैं ऐसे, और इसको टाइम कर लेते हैं और यहाँ छोड़ देते हैं। तो ये ग्राफ किसका है, कह जी ये v = u + at का ग्राफ है जी, ये तो इसका मतलब a जो है वो अचर है, यानी त्वरण जो है वो अचर है। v = u + at का ही तो ग्राफ है ये, तो इसका मतलब ये बात भी सही है। अब पहले वाले पे आते हैं, राशि b समय निरूपित कर सकती है, क्या खराबी है, कर लो। तो कुल मिला के ऑप्शन क्या हो गए, a सही, c सही, d सही। ठीक, b में गड़बड़ है, b में क्या गड़बड़ है, गति एक समान हो तो राशि a वेग है, तो वेग एक समान होगा तो नहीं बनेगा। अगर वेग एक समान होगा तो ग्राफ कैसा होगा, बोला जी तो सीधी बात है सर, ये t है ना, अगर वेग एक समान होगा तो ग्राफ ऐसा होगा, ये है एक समान वेग, तो ऐसे जाते बी गलत हो गया यार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। ये है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी थोड़ा अजीब सा सवाल है। ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या कह रहा है ज़रा देखते हैं एक बार। चलिए,
सबसे पहले देख लेते हैं एक्स और टी के बीच एक ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। नीचे दिए गए कथनों में सही कथन है। क्या सही कथन है भैया? T0 पर कण विराम अवस्था से छोड़ा गया है। तो ये बात देखो सही, बिल्कुल मुझे सही नज़र आती है ग्राफ में, क्योंकि ग्राफ जो है ऐसे बना हुआ है। देखो ये है x और ये है t। नीचे आ रहा है, हाँ नीचे भी आ रहा है तो नीचे ले आएंगे। ये लो ये रहा t, ठीक। तो यहाँ कोई पॉइंट है ग्राफ में, पॉइंट A, और A पर ग्राफ आगे सीधा बढ़ा है ऐसे। तो अगर ये xt ग्राफ सीधा बढ़ा है तो इसका मतलब हो गया कि A पर वेग जो है वह शून्य है। पक्की बात है, क्योंकि विस्थापन बटे समय, यानी विस्थापन होना चाहिए, यानी कुछ ऐसा होना चाहिए। ये मान लीजिए विस्थापन है और ये समय है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ विस्थापन होना चाहिए डेल्टा x और कुछ t होना चाहिए, तभी होता है ये थीटा। इसे अपन कहते हैं टेन थीटा, इसे कहते हैं औसत वेग। यानी ये होता है डेल्टा x बटे डेल्टा t। बहुत मोटा मोटा आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा नहीं, ये पे ग्राफ सीधा है। इसके बाद ये बात सही नज़र आती है कि t बराबर 0 पर विराम अवस्था से छोड़ा गया था। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वह सही है, यानी सही ऑप्शन है ए। ये लो, ठीक। उसके बाद बी पर त्वरण पॉजिटिव है, बी पर त्वरण पॉजिटिव है। तो बी की जो स्थिति है यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से है। ऐसा ग्राफ है बी का, ऐसा, ये पॉइंट बी है, ठीक। तो ये त्वरण पॉजिटिव का ग्राफ नहीं होता है। इस तरह का जो ग्राफ होता है ये त्वरण पॉजिटिव का ग्राफ नहीं होता है, ये नेगेटिव त्वरण का ग्राफ होता है, ठीक। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत हो गया जी। त्वरण पॉजिटिव नहीं है, यानी त्वरण यहाँ पे ए जो है वह है 0 से छोटा है। अब ये ग्राफ ऐसा क्यों होता है त्वरण वाला, हम बताते हैं आपको। देखो मान लीजिए हम एक विस्थापन का ग्राफ बनाएं x और इधर t ले लें, ठीक, और ऐसा ग्राफ बनाओ। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ किसका? ये है x इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का। जरा याद करो। तो इसका मतलब हो गया कि इस तरह का जो ग्राफ है वो g, उसमें कैसा लगेगा? माइनस। कोई गेंद ऊपर फेंकी जाए तो ऐसा ग्राफ होता है। तो इसका मतलब जो ये ग्राफ यूँ घूम रहा है, इसका मतलब ए इसका ऋणात्मक है, नेगेटिव है। तो बात पक्की हो गई भैया, तुम्हारा जो बी ऑप्शन है वो गलत हो गया साहब। चलिए, सी पर वेग एवं त्वरण शून्य हो सकते हैं, कोई खराबी नहीं है इसमें। क्योंकि सी कहाँ है, जरा देखो एक बार। ये रहा सी भी सीधा नज़र आ रहा है मेरे को। ये जो कह रहा है सी, कह रहा है साहब सी भी कुछ सीधा है इस तरीके से। यहाँ कोई पॉइंट सी ले रखा है इसने, ठीक, कोई खराबी नहीं है। क्योंकि जब सीधा होगा तो वेग शून्य होगा। अब वेग शून्य होगा तो त्वरण शून्य हो सकता है, इसमें क्या खराबी है यार? कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बात कोई ज़रूरी नहीं है। ग्राफ चूँकि सीधा है इसका मतलब है कि वेग शून्य है, लेकिन ग्राफ कुछ देर तक सीधा रहा, इसका मतलब वेग शून्य रहा। समय गुजरने पर वेग बढ़ा नहीं, कुछ देर तक, इसका मतलब वहाँ त्वरण भी शून्य रहा। तो सी पर त्वरण शून्य हो सकता है, वेग शून्य है, दोनों हो सकते हैं शून्य। अब आगे चलिए, यानी सी पर वेग एवं त्वरण शून्य होते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें भी सी को भी डन कर लेते हैं। ये लो, ये भी सही हो गया जी। आगे चलिए, डी, ए एवं डी के बीच गति का औसत वेग धनात्मक है। ए और डी के बीच अगर विस्थापन धनात्मक है तो औसत वेग भी धनात्मक होगा। थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको, लंबी ए लो टी, ठीक, ऐसे आ गया। ओके, तो ये चीज़ जो है छिप गई है। ये चीज़ जो है छिप गई है। ये देखो, ऐसे कर देते हैं, ठीक। अरे यार ये मतलब जो है अब छोड़ो, अब जाने दो, क्या कर सकते हैं। ग्राफ जो है यहाँ डी पॉइंट यहाँ है और मुझे दिखाना पड़ेगा बच्चों को। नहीं दिख रहा है यार पेपर में, इसी में देख लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी में देख लो, ठीक है। तो कुल मिलाकर डी, ए और डी के बीच में अगर तुम देखोगे, ए से डी तक डेल्टा एक्स क्या है? कह रहा है जी ये पॉजिटिव है, धनात्मक है। साफ साफ दिख रहा है, ऊपर ऊपर की चीज़ है, बोर्ड पे बनाने की जरूरत नहीं। ग्राफ यहाँ से चला आया चला गया, ठीक है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। तो कुल मिला के ए से डी तक औसत वेग धनात्मक है, ये बात
सही नज़र आती है आपको। औसत वेग धनात्मक है, विस्थापन का मान जो है वो ऋणात्मक है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से नीचे आया है, ऊपर से नीचे आया है, नीचे से ऊपर नहीं गया तो माइनस, समझे? हाँ, ऊपर से नीचे आया है, नीचे से ऊपर नहीं गया तो विस्थापन कैसा होगा? नेगेटिव। तो फिर वेग कैसा होगा? औसत वेग कैसा होगा? औसत वेग होगा नेगेटिव। तो ये बात भी गलत हो गई यार, ये था ए से डी तक बीच डी, ये भी गलत हो गया, ज़रा कंफर्म कर दिया। विस्थापन ऋणात्मक है, ग्राफ में दिख रहा है। इसके बाद डी पर चाल ई से अधिक है, डी पर चाल ई से अधिक है, हाँ ये हो सकता है भैया, डी पर चाल ई से अधिक है। तो डी की जो स्थिति है, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, तुम भी देख रहे होगे ग्राफ को, तो डी की जो स्थिति है और ई की जो स्थिति है उसमें देखना पड़ेगा आपको ढलान, यानी ग्राफ का स्लॉप। तो कुल मिलाकर यहाँ दोबारा बना देता हूँ, डी पे कुछ ऐसा है और ई पे कुछ ऐसा है। तो यहाँ देखा जाए ई पे और यहाँ देखा जाए डी पे, तो यहाँ जो कोण है ये θ1 और ये θ2, तो साफ साफ दिख रहा है कि θ1 बड़ा है θ2 से, तो इसका मतलब चाल ज़्यादा है, तो डी पे चाल ई से ज़्यादा है, ठीक। तो कुल मिला के ऑप्शन कौन कौन से सही हो गए इसके? ई सही नज़र आता है ना, तो ई सही हो गया, ठीक। हालांकि ग्राफ में उतना बढ़िया दिख नहीं रहा है, ग्राफ में उतना बढ़िया नहीं दिख रहा जितना हम डिसाइड कर सकते हैं। हमें तो सी डी और ई बराबर ही दिख रहे हैं दोनों ग्राफ, उसके लिए काफ़ी फ्लैट करना पड़ेगा, फिर इस ग्राफ को काफ़ी फ्लैट करना पड़ेगा। ये यूँ देखो, अब दिखेगा, देखो ऐसे देखो, अब तो कोण घट गया, यहाँ कोण ज़्यादा है, अब तो साफ दिख रहा है, ये पॉइंट ही है, अब तो ठीक है, लेकिन वहाँ इतना बढ़िया नहीं दिख रहा है। कुल मिला के ये 3 ऑप्शन डन हुए हैं, ए सी ई सही हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलिए, शाबाश आया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब आया क्वेश्चन नंबर 9। ओके चलिए देखिए, थोड़ा सा अजीब सवाल है, ज़रा पढ़ लीजिए एक बार, क्या कहना चाहते हैं। ये कह रहे जी हमारे पास x है, यानी x एक्सिस पे मान लीजिए गति हो रही है, तो x की स्थिति है किस समय पे कहाँ कितना होगा, और यह स्थिति अजीब सी है, t माइनस साइन टी द्वारा निरूपित है, एक v में ये गति है, x अक्ष पे आना जाना होता है। तो कुछ बातें पूछी हैं, t 0 होता ही है, नॉर्मल सी बात है, के लिए x पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, Vt का मान 0 से 2 के बीच होता है। तो बड़ी आसानी से देख के इसको बता सकते हो तुम, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। तो इन्होंने लिखा कि साहब x जो है हमारे पास वो है t माइनस साइन टी। t 0 से बड़ा, यानी समय हम माइनस में लेते नहीं हैं समय जनरली, तो t 0 से बड़ा ही है, t छोटा नहीं है। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ कि साहब ये जो x है ये 0 से बड़ा है, हमने कहा x 0 से बड़ा है, तो ये पूरी चीज़ t माइनस साइन टी 0 से बड़ा है, t बड़ा है साइन टी से, वो होता ही है, होता ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन में कोई भी मान अगर मान रख दें, साइन 90 पाई, तो मान छोटा ही होता है, तो ये बात सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक। यानी t 0 के लिए x 0 से बड़ा ही होगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक, लगा दिया, हो गया। तो अब ये कह रहा है t के मानों के लिए x 0 से बड़ा है, t के सभी मानों के लिए Vt भी 0 से बड़ा है, तो Vt बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से Vt क्या करते हैं, v निकालते हैं तो उसका अवकलन करते हैं, dx बाई dt, तो क्या हो गया अपने पास dx बाई dt, ठीक। तो t का हो गया 1 और sin t का हो गया cos t। अगर हम चाहते हैं ये 0 से बड़ा हो तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी, 1 माइनस cos t, ठीक। हम कहें साहब ये चीज़ 0 से बड़ी है, ठीक, तो 1 बड़ा है cos t से, ये बात हमेशा सच नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं -1 से cos t का मान 1 के बीच में होता है, यानी cos का मान 1 या -1 के बीच में होता है।
तो ये बात हमेशा सच नहीं है। तो इसका मतलब हमेशा v 0 से बड़ा नहीं है, बड़ा भी है छोटा भी है, ठीक। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही गया, बी गलत गया, ठीक। चलिए ठीक है, सभी मानों के लिए ए बड़ा है, तो ये भी कुछ अजीब सी बात है। अगर त्वरण की बात करें, त्वरण निकालें इसका, तो ये इसका v है, v है इसका 1 माइनस कॉस टी, और a हो जाएगा dv/dt। तो जरा अवकलन कर लें एक बार, तो 1 का हो जाएगा 0, cos का हो जाएगा तो साइन टी, तो a का मान हो गया साइन टी। तो साइन टी ऐसी चीज़ नहीं है जो 0 से बड़ी ही हो, क्योंकि साइन में मान आप जानते हैं 0 से 90 तक जो है पॉजिटिव, 180 तक पॉजिटिव, उसके बाद फिर नेगेटिव। साइन में मान ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं। तो कुल मिलाकर a हमेशा पॉजिटिव नहीं है, हमेशा धनात्मक नहीं है, वो ऋणात्मक भी है, डिपेंड ऑन साइन टी। ए साइन टी के बराबर है, तो जैसे जैसे साइन का मान बदलेगा वैसे वैसे ए भी बदलेगा। तो कुल मिलाकर इसका जो सी पॉइंट था वो भी गलत साबित हुआ, ये रहा, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं। डी में इसने कहा v का मान 0 से 2 के बीच होता है, तो v का मान है कहाँ, ये रहा v का मान, ये रहा v 1 माइनस कॉस टी। इस कॉस टी का जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, कह रहा जी कॉस टी का जो मान होता है वो -1 से और 1 के बीच होता है। तो v अधिकतम कितना हो सकता है बच्चों, अधिकतम हो सकता है ये 1, और इस कॉस टी का मान -1, तो अधिकतम हो सकता है 2, सही बात है। और v न्यूनतम कितना हो सकता है, अगर देखें कम से कम, तो कह रहा है जी ये 1 हो सकता है, और ये कॉस टी ये वाली चीज़ कम से कम, कह रहे तो 0 भी हो सकती है, क्या दिक्कत है, और ये 1 भी हो सकती है, तो 1 कर देते हैं तो 0, क्योंकि ये कॉस टी का मान 1 भी हो सकता है। तो न्यूनतम वेग कितना हो सकता है 0, अधिकतम वेग कितना हो सकता है 2। तो वेग कहाँ से कहाँ तक हो सकता है बच्चों, 0 से 2 के बीच में। तो सवाल में दम है, वी टी का मान 0 से 2 के बीच होता है। तो कुल मिला के लिख दीजिए डी ऑप्शन भी इसका सही है, ठीक। तो कुल मिला के ये जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन विश्लेषण शक्ति, ये आपके दिमाग की विश्लेषण शक्ति पर आधारित है। विश्लेषण शक्ति यानी एनालाइजिंग पावर, ये तुम्हारे दिमाग की एनालाइजिंग पावर को बढ़ाता है, ध्यान रखना। यानी भाषा का भेद सवाल में कैसे पैदा किया जा सकता है, ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आप देख रहे हैं कि भाषा में काफ़ी भेद है, जो लिखा है वास्तव में वो है नहीं जैसा हम उसको समझ रहे हैं वैसा है नहीं मामला, कुछ और ही है चीज़। खैर चलिए, हमने 9 सवाल किए, एक सवाल और कर लेते हैं, बाकी अगली क्लास में रख लेंगे, ठीक है, ओके। चलिए अब लेते हैं सवाल नंबर 10। यह आ गया सवाल नंबर 10, आप इसको पढ़िए, मैं आपका बोर्ड साफ कर देता हूँ, ओके। हाँ, एक स्प्रिंग को जिसका एक सिरा एक द्रव्यमान से और दूसरा एक दृढ़ आधार से जुड़ा है खींचकर छोड़ दिया जाता है, ठीक। चलिए अब पढ़ते हैं आगे क्या कहना चाहता है। एक स्प्रिंग जिसका एक सिरा जुड़ा है छोड़ दिया था खींचकर, तो जब खींचोगे, जब आप इसे खींचेंगे, देखिए मोटी सी बात समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक कोई दृढ़ आधार है, मेरी दीवार, अमिताभ बच्चन की दीवार नहीं है ये स्प्रिंग है, और ये इसके साथ कुछ बंधा है, ठीक, और ये यहाँ तक खिंचा हुआ है। मान लीजिए ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है इतनी, इसे मैं कह रहा हूँ कि बेटा ये खिंचाव है, स्प्रिंग में इतना खिंचाव है, ओके, छोड़ दिया जाए। तो खिंचाव क्या है, जब हम जानते हैं कि स्प्रिंग में जो बल है वो एक खिंचाव के साथ लगता है, यानी मान लीजिए ये खिंचाव जो है x है, ठीक, तो स्प्रिंग पे जो बल लगेगा F वो होता है F = -kx। यानी जब स्प्रिंग में बल अधिकतम होगा तभी त्वरण भी अधिकतम होगा। जैसे ही मान लीजिए मैं इसको खींच के छोड़ता हूँ तो इधर जो त्वरण होगा वह त्वरण A
अधिकतम होगा। ये बात पक्की हो गई? ओके, दैट इज सिंपल। उसके बाद अगला सवाल, त्वरण का परिमाण अधिकतम तब होता है जब स्प्रिंग को छोड़ा जाता है। सही बात है, जब यहाँ x अधिकतम होता है, ज़्यादा खिंचा होता है, छोड़ा जाता है, तो त्वरण का परिमाण अधिकतम होता है। इसका मतलब यहाँ पर ए बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। त्वरण का परिमाण साम्यावस्था में अधिकतम होता है, गलत बात है। साम्यावस्था का मतलब हो गया कि यहाँ पर आएगा इस जगह पे जहाँ पे कुछ नहीं है, बल बल, तो जब बल नहीं है तो त्वरण कहाँ से होगा? तो इसका मतलब बी जो है वह गलत हो गया। सी, चाल अधिकतम तब होती है जब द्रव्यमान साम्यावस्था में होता है। सही बात है, जब ये यहाँ से बल लगना शुरू हुआ, यहाँ तक भगाया भगाया भगाया, तो यहाँ आके चाल अधिकतम होगी, अधिकतम चाल होगी। ये बात सही है, ठीक। स्प्रिंग को खींच के छोड़ा तो जब तक वो रिलैक्स पे जाता है तब तक चाल बढ़ती है, ठीक। तो इसका मतलब इसका सी भी सही है, ठीक। विस्थापन का परिमाण अधिकतम केवल तभी होता है जब चाल न्यूनतम होती है। इस बात में मुझे कुछ ज़्यादा दम नज़र नहीं आता है। विस्थापन का परिमाण अधिकतम केवल तभी होता है जब चाल न्यूनतम होती है। चाल शून्य हो जाती है उस वक्त, अधिकतम परिमाण पे चाल शून्य हो जाती है, तो इसमें कुछ ज़्यादा दम नज़र नहीं आता। इस ऑप्शन को हम कुछ नहीं कहते इसमें, ठीक। इस ऑप्शन को हम पूरी तरह गलत भी नहीं कहते, पूरी तरह सही भी नहीं कहते, क्योंकि इस पर मुझे डाउट है, ठीक। लगता है ऐसा होता है, लेकिन जीरो हो जाती है चाल। खैर, 10 सवाल लिए हमने, 10 पर विचार किया, बहुत अच्छे से बातचीत की, और एनसीईआरटी एग्जाम की आज शुरुआत हुई है। इसका हल लिखा हुआ बाकायदा पीडीएफ के फॉर्म में इसी वीडियो लेक्चर के साथ लगा होता है। सवाल है उस पर, हिंदी में सवाल मिलेगा जैसा आपको लिख रहे हैं ये वाला। इस सवाल के नीचे मेरे हाथ से लिखा हुआ इसका हल होगा। बेफिक्र होकर पढ़िए, वीडियो लेक्चर में देख लीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिए, चाहे पढ़ लीजिए चाहे वीडियो लेक्चर में देख लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन इसको कर जरूर लीजिए। एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद इसे करना होता है, पहले इसको मत करिए। खाम में दिमाग की टेंशन बढ़ जाती है हमारी। पहले हम अपना लेवल बनाते हैं, समझदारी बढ़ाते हैं, बेसिक पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, इधर उधर के बहुत सारे न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं, बड़ा, उसके बाद हम ये सब चीज़ें करते हैं। ओके, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, शाबाश।